दो दिग्गज और पावरफुल एसेट मैनेजमेंट कंपनी एक ही रास्ते पर है, यानी एक ही फील्ड में है। एक तरफ हम बात कर रहे हैं क्वांट म्यूचुअल फंड की और दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड की। दोनों अपने अपने एनएफओ को, नए फंड को लॉन्च कर रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में ये देखना बहुत ही ज़रूरी होता है इन्वेस्टर्स के लिए कि आपके लिए कौन सा फंड में इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा सही रहेगा। और उससे भी इम्पोर्टेंट बात ये है कि किस में कितना पावर है, किस में कितना दम है, ये तो हमें देखना ही पड़ेगा। तो मतलब सर आज की वीडियो अलग ही किस्म की होने वाली है और मज़ा भी अलग ही किस्म का आने वाला है। पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले एसबीआई की तरफ से जो फंड लॉन्च किया गया है नया, उस फंड पे हम बात करते हैं और उसके जो बेसिक डिटेल्स है वो मैं आपको पहले बता देता हूं ताकि बातें क्लियरली आपको समझ में आती रहे। उसके बाद हम फंड के बारे में, उसके बाद क्वांट के फंड के बारे में बात करेंगे। उसके बाद लास्ट में एक बात हम ये भी करेंगे कि ये फंड आज की डेट में लॉन्च हो रहा है, इसे कब लॉन्च होना चाहिए था। देखिए एसबीआई की तरफ से जो फंड लॉन्च किया जा रहा है उसका नाम है एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटीज़ फंड। इस फंड के अगर कैटेगरी की बात करें तो ये सेक्टरल एंड थीमेटिक कैटेगरी का एक फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी 500 रुपये से कर सकते हैं और मिनिमम लमसम आप 5000 रुपये से कर सकते हैं। इस एनएफओ के ओपनिंग डेट की अगर बात की जाए तो 6 फरवरी 2024 को ये ओपन कर दिया गया। अब आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन याद रखने वाली बात है 20 फरवरी को ये क्लोज कर दिया जाएगा। उसके बाद एक चीज़ और भी मैं आपको बता दूँ, ये ओपन इंडेड फंड है, मतलब कभी भी आप इसमें पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो और कभी भी रिडीम कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है कि 12 महीने से पहले अगर आप अपने पैसों को निकालते हैं तो 1% आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा। तो इस बात का ख्याल ज़रूर रखिएगा। 2 फंड मैनेजर के जरिए ये फंड मैनेज किया जाएगा। इसके बेंचमार्क इंडेक्स की अगर बात की जाए तो निफ्टी एनर्जी टीआरआई है। दूसरी तरफ जो क्वांट की तरफ से फंड लॉन्च किया गया है वो है क्वांट पीएसयू फंड। समझ रहे कि नहीं? एसबीआई के डिटेल्स मैंने आपको बता दिए हैं। ये 80% पैसे अपने इक्विटी में निवेश करेंगे। सेम दोनों की एक ही कहानी है, 80% दोनों निवेश करेंगे। इसके ओपनिंग डेट की अगर मैं बात करूं तो ओपन ये 2 फरवरी को हो गया था, उसके बाद ये क्लोज हो जाएगा 15 फरवरी को। उसके बाद इसके कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो ये पीएसयू सेक्टर में या फिर पीएसयू टाइप की जो इंडस्ट्री होती है वहां पर ये इन्वेस्टमेंट करने वाली है। उसके बाद ये भी ओपन इंडेड फंड है, इसमें भी आप कभी भी पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, रिडीम कर सकते हैं। उसके बाद दोनों ही फंड में रेगुलर और डायरेक्ट के ऑप्शन भी मिल जाते हैं। लेकिन क्वांट के पीएसयू फंड में आप मिनिमम एसआईपी 1000 रुपये से कर सकते हैं और मिनिमम लमसम आप 5000 रुपये से कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक डिटेल्स थे दोनों ही फंड के। अब अगर बात की जाए कि क्या इस फंड को अभी लॉन्च किया गया, अभी के टाइम पे जब मार्केट काफ़ी टाइम से हाई चल रही थी और है भी समझिए एक तरह से, तो अब बात आती है कि ऐसे टाइम पे इन दोनों फंड में से किसी में इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा या नहीं रहेगा। देखिए इन्वेस्टमेंट एसआईपी के ज़रिए तो कभी भी इन्वेस्ट कर ही सकते हैं। लमसम अगर आपको करना है तो थोड़ा सोच समझ कर वहाँ पर मार्केट लेवल को देखकर करना पड़ता है, टाइमिंग देखने की ज़रूरत पड़ती है। बट एसआईपी में ऐसा कुछ नहीं होता है। क्वांट के पीएसयू फंड के बारे में और भी डिटेल्स में अगर आप जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। परसों वो वीडियो मैंने पब्लिश किया था, आपने देखा नहीं है तो देख लीजिए, वहाँ से काफ़ी चीज़ें आपको जानने को मिल जाएगी। देखिए कभी भी एनएफओ में या फिर नए फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करने की जहाँ तक बात है तो उन लोगों को करना चाहिए जिनको कुछ एक्सपीरियंस है मार्केट के बारे में और कुछ जानते हैं, जिनको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, समझदारी तो होना चाहिए। समझदारी मतलब इन द सेंस की नॉलेज। दूसरी बात, बहुत सारे लोग ये भी कह सकते हैं कि इस तरह के फंड आज से 6 महीने पहले, साल भर पहले, 1.5 साल पहले अगर लॉन्च किए गए होते तो ज़्यादा बेटर होते। जहाँ तक मेरी बात है तो मैं भी इस बात को मानता हूँ, क्योंकि जो दूसरा वाला जो एसबीआई का जो फंड है वो एनर्जी सेक्टर में सेक्टरल एंड थीमेटिक कैटेगरी के फंड है, जैसा कि मैंने आपको बताया भी है। तो ये फंड अपने पैसे को एनर्जी कैटेगरी के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे। और एनर्जी और पीएसयू दोनों की अगर मैं बात करूं तो दोनों कैटेगरी के स्टॉक्स बहुत अच्छे लेवल पर तरक्की कर रहे हैं, बहुत हाई लेवल पर जा चुके हैं। तो फाइनली इस बात को तो मैं मानता हूं कि पहले अगर लॉन्च किया गया होता तो ज़्यादा बेटर होता। और दूसरी बात ये भी कि जिन्होंने पहले इस तरह के सेक्टरल थीमेटिक कैटेगरी के फंड में इन्वेस्टमेंट करा है या फिर ऐसे म्यूचुअल फंड में जिनके एक्सपोजर इस तरह के मतलब स्टॉक में रहे हैं, तो यकीनन उनका रिजल्ट अच्छा रहा होगा। सेक्टरल फंड की बात है जहां तक, तो मैं बराबर इस बात को बोलता हूं
कि सेक्टरल एंड थेमेटिक कैटेगरी के जो फंड हैं उनसे आपको बचना ही चाहिए। ज़रूरत नहीं होती कि हम उसमें इन्वेस्टमेंट करें ही अगर उसके रिटर्न्स अच्छे देख रहे हैं तो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि आजकल जब आप मार्केट में इस तरह के सेक्टर्स है, जैसे एनर्जी के सेक्टर हो गए, PSU वगैरह हो गए, इन सारी जगहों पे अच्छे खासे रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जब गिरावट होती है तो बहुत भयानक वाली गिरावट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो आपके पैसे निवेश होंगे ना वो पर्टिकुलर एक सेक्टर में निवेश हो रहे हैं। इस बात को आप समझ रहे हैं ना, एक सेक्टर में निवेश हो रहे हैं। बहुत ज़रूरी है इस पॉइंट को याद रखना। सेक्टरल एंड थेमेटिक कैटेगरी में कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करिए तो ये आपको मान कर चलना है कि भाई मेरे पैसे एक सेक्टर में निवेश होंगे। बाय द वे कुछ भी इशू होता है और उस सेक्टर में अगर उस इंडस्ट्री में अगर डाउनफॉल आता है तो हमारे को बहुत ज़्यादा गिरावट देखना पड़ेगा। तो इसके लिए अगर आप तैयार हैं तो बिल्कुल कोई बात नहीं है। ऐसे सेक्टरल एंड थेमेटिक कैटेगरी का एक फ़ायदा भी ये होता है कि भाई वहाँ पर बहुत ही शॉर्ट टर्म में, बहुत कम दिनों में जब मार्केट अच्छे लेवल पर जा रही है उस वक्त आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो बहुत सारा फ़ायदा भी आपको देखने को मिलेगा। तो मैंने आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों मैंने आपको बता दिया है। अब आपके मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। अब एक बात और भी इम्पोर्टेंट है, एक तरफ कॉन्ट का फ़ंड है, दूसरी तरफ SBI का फ़ंड है, और मैंने शुरू में ही कहा है दोनों अपनी अपनी जगह पे दिग्गज है, पावरफुल AMC है, दोनों के फ़ंड बहुत अच्छे रिटर्न्स देते हैं। तो अब लालच में आकर अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे वो SBI में हो या कॉन्ट में हो, तो मेरे ख्याल से ये सही नहीं होगा। कब आपको निवेश करना है? सबसे पहले तो ये नया फंड है, नए लोगों को निवेश नहीं करना है मेरे अकॉर्डिंग, बाकी आगे आपकी मर्जी। दूसरी बात, अगर आपकी पोर्टफोलियो में फ़ंड की ज़रूरत है, वो भी ऐसे फ़ंड जो इस तरह की कैटेगरी के फ़ंड हो, मतलब इस कैटेगरी के फ़ंड की ज़रूरत है तो ही आप इन्वेस्टमेंट करिए। अदरवाइज़ पहले से कोई ऐसा म्यूचुअल फंड है या फिर आपने अपनी पोर्टफोलियो में स्टॉक वगैरह ऐड करके रखा हुआ है जो कि इस तरह के कैटेगरी में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं आपके पैसे, तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके आप बहुत ज़्यादा बेनिफिट गेन कर सकते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अब सेक्टरल एंड थेमेटिक कैटेगरी के जो फंड होते हैं ना, वहाँ पर अगर आप बहुत लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, देखिए हम बराबर कहते हैं कि इक्विटी में आपको लंबे समय के लिए आना चाहिए, लेकिन सेक्टरल एंड थेमेटिक कैटेगरी के जो फंड होते हैं ये अपने बहुत ज़्यादा पैसे मतलब इक्विटी में निवेश करते हैं, अगर वो इक्विटी कैटेगरी के हैं तो अब यहाँ पर होता क्या है, बहुत लंबे समय के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे 10 साल 12 साल 14 साल 15 साल इस तरह के टाइम पीरियड या उससे लॉन्ग टर्म के लिए, तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको नहीं देखने को मिलेगा। अगर बहुत अच्छा खासा अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं और सेक्टरल एंड थेमेटिक कैटेगरी में आकर वो रिस्क लेना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से तो इतना अच्छा नहीं है। मैं इससे बेहतर समझता हूँ कि भाई स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट किया जाए, मिड कैप में इन्वेस्टमेंट किया जाए। वीडियो में यहाँ तक अगर आप पहुँच चुके हैं तो एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। लास्ट एंड इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ, दोनों के बीच में अगर कंपेरिजन किया जाए तो दोनों ही फंड में कंपेरिजन मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं है, इसलिए कि भाई दोनों के अलग अलग कैटेगरी है, अलग अलग बेंचमार्क है, तो इसलिए कंपैरिजन कभी भी किया जाता है वो सेम चीज़ों में कंपेयर करके आप देख सकते हैं। अलग अलग दो चीज़ों को कंपेयर करके देखना मेरे ख्याल से दुरुस्त ही नहीं है, सही ही नहीं है ये बात। अब ये मैं आपको बताऊं कि कौन दोनों में सबसे ज़्यादा पावरफुल है तो ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप मुझे बताइएगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि दोनों अपनी जगह पे बहुत ही पावरफुल है। अगर रिटर्न्स के अकॉर्डिंग आप देखने की कोशिश करें, रिटर्न्स के एटीट्यूड से आप देखेंगे तो कौन ज़्यादा पावरफुल नज़र आता है, लेकिन अगर AMC वाइज अगर देखने की कोशिश करें या AUM वाइज अगर देखने की कोशिश करें, AMC के AUM वाइज बोल रहा हूँ, समझ रहे हैं, फंड के AUM वाइज नहीं बोल रहा हूँ। तो इस हिसाब से अगर देखने की कोशिश करें तो SBI ज़्यादा मतलब पावरफुल नज़र आता है। दोनों अपनी अपनी जगह पे पावरफुल ही नज़र आ रहे हैं, कहीं पर कुछ कमी, कहीं पर कुछ कमी, कहीं पर कुछ ज़्यादा, कहीं पर कुछ ज़्यादा है, तो ये कहानी है। लेकिन आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा म्यूचुअल फंड हाउस बेटर लगता है, ट्रस्टेड लगता है, रिटर्न्स के मामले में भी और भरोसे के मामले में भी। ज़रूर मैं इंतज़ार करूंगा आपके कमेंट का। तो फिलहाल उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।